क्लास 12th के जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि न्यू ईयर आपका 2021 जो चालू है, ठीक है। तो इसमें जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू ईयर एग्ज़ाम क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेसन नंबर 1 जो हमारा है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। तो इस लेसन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, पूरे लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, बिकॉज की कॉमर्स के जो इकोनॉमी का सब्जेक्ट है वो पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो लोग भी इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज की कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों का सेम ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है एंड मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमी को हम लोग स्मॉल बोलते हैं और इसमें स्लाइसिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोग लार्ज बोलते हैं, जहाँ पे लंपिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। ग्रीक वर्ड में माइक्रो इकोनॉमी को माइक्रोज कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमी को मैक्रोज कहते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, एक छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी की जाती है, माइक्रो लेवल की स्टडी की जाती है, जैसे कि ट्री हो गया। और मैक्रो इकोनॉमिक में इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे हम लार्ज लेवल की स्टडी कर जाए, नेशनल लेवल की स्टडी करते हैं, जैसे कि पूरा जंगल ले लो, फॉरेस्ट ले लो। समझ में आ रहा है। तो जैसे कि एग्जाम्पल एक कंट्री है, तो एक कंट्री के अंदर जब हम स्मॉल लेवल की बात करें तो मैं एक छोटा सा स्टेट पकड़ती हूँ, उसके ऊपर अगर मैं डीप में स्टडी करती हूँ, वो माइक्रो लेवल की बात हो गई। लेकिन जैसे ही मैं मैक्रो लेवल में आती हूँ, तो जहाँ पे पूरे कंट्री के सभी स्टेट को मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, तो वो स्टेट लेवल के, तो ये आ गया आपका मैक्रो लेवल। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया रहेगा कि क्या है। मैक्रो में कीनेस जो हैं उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक में उन्होंने मैक्रो इकोनॉमी का एनालिसिस किया था, ठीक है। तो वो बुक कौन सी है, प्लीज़ मुझे आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। नहीं है पता तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कि वो कौन सी बुक थी। उसी बुक की वजह से बहुत जो कंट्री में डिप्रेशेशंस आए थे फंड को लेके, वो सब ठीक हो गए थे। तो कौन सी बुक है आप प्लीज़ बताइए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी, ठीक है। तो आइए आप कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा कौन सी चीज़ है इकोनॉमी का, ऐसा कौन सा ऐसा ब्रांच जो कि डील करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू। तो कौन सी चीज़ है वो है मैक्रो इकोनॉमिक। क्या है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा जो पहला आंसर है वो है ये मैक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है जो कि कंसेप्ट स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक। कंसेप्ट स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक, इसका मतलब इसका माइक्रो इकोनॉमिक में कंसेप्टली हम लोग स्टडी करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की, जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्राइसिंग आता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग आती है। मेजरली हम माइक्रो इकोनॉमिक में फोकस करते हैं प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर, जैसे कि डिमांड और सप्लाई आती रहती है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई को देख के हम प्राइसिंग पता कर लेते हैं कि हाँ बाबा इस प्रोडक्ट की ऐसी प्राइस होगी। जैसे कि एग्जाम्पल कि मेरी एक शॉप है, मेडिकल शॉप है, और उस मेडिकल शॉप में कितने कस्टमर आ रहे हैं प्रोडक्ट को लेने की, दवाइयों की, जैसे कि मेडिसिन लेने कितने आ रहे हैं, डिमांड कितनी हो रही है। और उस डिमांड, तो अगर डिमांड जितनी है तो फिर मैं क्या करूँगी, अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो मेरा प्राइस थोड़ा हाई हो जाएगा, बिकॉज कि मेरे पास सप्लाई का प्रोडक्ट कम है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे प्राइस हाई कर रही हूँ। तो प्राइस हम कभी कभी डिमांड के ऊपर करते हैं, सप्लाई के ऊपर भी कर देते हैं। तो फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड एडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। कौन सा मेथड है जो कि एडॉप्ट किया जाता है माइक्रो
इकोनॉमिक में तो वो मेथड है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको दूं तो एक छोटा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक छोटी सी समझो रोटी है, ठीक है। इस रोटी के मैं कई टुकड़े कर दूँ और फिर मैं एक पार्ट को लूँ और इसकी स्टडी करूँ, फिर इस पार्ट को लूँ, इसकी स्टडी करूँ, फिर इसकी लूँ, इसकी स्टडी करूँ, इसे स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ों का स्टडी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक। कंसेप्ट स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक, तो इसका आंसर है कि मैक्रो इकोनॉमी में हम कौन सी स्टडी करते हैं, तो हम पूरे होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया पूरा का पूरा यहाँ पे स्टडी किया जाता है, होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, तो टोटल सप्लाई कितनी है इसकी स्टडी करेंगे। हमारे इकोनॉमी को किस तरीके से विकसित करना है, डेवलप करना है, इसकी हम स्टडी करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये चारों क्वेश्चंस को अटेंड किए। आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट फटाफट करिए, ठीक है, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। कंप्लीट द कोरिलेशंस। कंप्लीट द कोरिलेशंस में यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपको यहाँ पे कोरिलेट करना है कि कौन सी चीज़ें किसमें से रिलेट करती हैं। तो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक में क्या रिलेट कर रहा है, स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक में क्या रिलेट कर रहा है, लंपिंग मेथड, मतलब लार्ज लेवल में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमी में एग्जांपल हम ट्री को ले लेते हैं, बिकॉज एक छोटे से लेवल एक पर्टिकुलर ट्री की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए ट्री। मैक्रो इकोनॉमिक में फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब लार्ज लेवल, फॉरेस्ट बड़ा है, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करना। मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी एंड इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी एंड इनकम एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक को हम थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक को हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक को कहते हैं थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब कि इकोनॉमिक की भलाई के लिए वर्क करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैक्रोज की। मैक्रोज में आएगा, मैक्रोज किसको बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है ना ये मैक्रोज, किसको बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमी को मैक्रोज हम कहते हैं। माइक्रोज ये किसको बोलते हैं, तो ग्रीक वर्ड है माइक्रोज, जो कि माइक्रो इकोनॉमी को हम माइक्रोज बोलते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और इस बार का जो आपका पेपर आने वाला है बहुत इजी है। अगर आपका पेपर इजी जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज क्या है नो, जैसे ही आपके एग्ज़ाम होंगे आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको इसी हमारे इस वीडियो में जो अपलोड किए जा रहे हैं इसके थ्रू ही आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम किस में करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक में हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहाँ पे करते हैं, तो वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम का एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चंस कंप्लीट किए। सेकंड क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस थे, वो हमने अटेंड किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है आइडेंटिफाई। हमें आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई द, यहाँ पे बोला गया आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके कंसेप्ट लिखने हैं और प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर देना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। गौरी ने एक पर्टिकुलर फर्म से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। एक पर्टिकुलर फर्म यहाँ पे बोला जा रहा है। पर्टिकुलर फर्म किसको बोलते हैं, तो पर्टिकुलर फर्म यहाँ पे हम किसको बोलते हैं, जैसे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक की बात हो रही है, बिकॉज कि पर्टिकुलर, इंडिविजुअल, ये माइक्रो इकोनॉमिक में आते हैं, ठीक है। तो इसने पर्टिकुलर फर्म की एक इंफॉर्मेशन ली है, डाटा कलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आइडेंटिफाई कंसेप्ट में मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं बी।
एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट की, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। अब आप यहाँ पे लिखो कि मैं जो स्टडी कर रही हूँ वो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट बाय आइसोलेटिंग इट फ्रॉम अदर फोर्स ऑफ इकोनॉमिक, जिसे हम इज नोन एज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों में हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही बतानी है कि भाई हम लोग इकोनॉमिक बिहेवियर में एक पर्टिकुलर यूनिट को ले रहे हैं जो कि एक सेपरेटली है, आइसोलेटिंग मतलब सेपरेटली है, और जो कि फोर्स ऑफ इकोनॉमी के थ्रू किया जाता है, और इसे हम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट कहेंगे। और फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एग्जाम्पल में माइक्रो इकोनॉमिक जो रहता है वो डील करता है, डील विद स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब ये माइक्रो इकोनॉमिक किस चीज़ से डील करता है, तो आपको सिर्फ इसमें ये चीज़ यहाँ पे बैठा लो कि माइक्रो इकोनॉमी जो डील करता है वो है इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस। ठीक है जी, इंडिविजुअल मतलब सेपरेट, ठीक है, ओनली वन। ओके, आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया रहेगा। नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको अगेन वीडियो बना के दूंगी या फिर हम लाइव लेक्चर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो है रमेश का। रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शंस। रमेश ने डिसाइड किया है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड वो सारे डिसीजंस लेगा, सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारे डिसीजंस रमेश लेने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कंसेप्ट आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट होगा वो ऑल कर रहा है। ऑल मतलब कि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी की बात हो रही है, तो बिजनेस डिसीजन इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिजनेस डिसीजन इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी में होगा। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा यहाँ पे, नो इंटरवेंशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय अदर गवर्नमेंट, एनी अदर एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट हो या एजेंसी हो इनका कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई भी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये भी लिख सकते हो, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी प्रोड्यूसर हैज़ टू मेक सम डिसीजंस। एक प्रोड्यूसर जो रहता है उसको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंसी प्रोडक्शंस के ऊपर उसको क्या क्षमता रहेगी, किस तरीके से करना है, एक प्रोड्यूसर को पूरा डिसीजन लेना होता है, और ऐसे डिसीजंस को हम बिजनेस डिसीजंस कहते हैं। और फ्री मार्केट इकोनॉमी में इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस डिसीजंस करते हैं। और प्रोड्यूसर इस बिजनेस डिसीजन को लेता है रिगार्डिंग प्राइस का, प्रोडक्ट कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी देखता है, डिसीजंस लेता है इसके रिगार्डिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में वो डिसीजंस लेता है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हो एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेन ऑफ कॉन्सेप्ट। थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी लिखी तो काफ़ी है, जैसे कि इंटरवेंशन का टॉपिक कि कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी, मतलब कि हस्तक्षेप नहीं करेगी फ्री मार्केट इकोनॉमी में। जो प्रोड्यूसर रहते हैं वो बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर डिसीजन लेते हैं उसको बिजनेस डिसीजन कहते हैं। बस इतना लिखा ना इनफ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वो है हमारा सबाना से रिलेटेड। सबाना पेड वेजेस टू वर्कर। सबाना क्या करती है, वर्कर को वेजेस देती है। वर्कर को वेजेस मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब होता है सैलरी। जैसे आप ऑफिस में जाते हो, वर्क करते हो तो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। लेकिन एक लेबर जब वर्क करता है तो उसे हम वेजेस बोलते हैं, लेबर को हम वर्कर भी बोलते हैं। जैसे कि बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शंस में जो लेबर काम करते हैं तो उनको वेजेस दिया जाता है। फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं, जो लेबर वर्क करते हैं उनको वेजेस दिए जाता है। आई होप कि आपको समझा रहेगा। सैलरी इनकम एक ही हुआ, मंथली का जो देते हैं उसी को वेजेस बोल देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे शबाना है जो पे कर रही है वेजेस टू वर्कर इन हर फैक्ट्री, वो खुद के फैक्ट्री में जो वर्कर उसके वर्क कर रहे हैं उनको वो वेजेस दे रही है। एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन, और उनको इंटरेस्ट भी दे रही है बैंक लोन से, ठीक है जी।
अब बात करते हैं इसका आंसर क्या लिखोगे आप। तो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि पेमेंट ऑफ फैक्टर, प्राइस एंड रिवॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट में आप क्या डालोगे, यहाँ पे पेमेंट ऑफ फैक्टर, प्राइस एंड रिवॉर्ड आ गया, आइडेंटिफाई कंसेप्ट। और इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, पेमेंट ऑफ फैक्टर, प्राइस एंड रिवॉर्ड आपने क्यों लिखा, कैसे आपको पता चला कि मुझे ये आंसर लिखना है। तो देखिए वो बंदी अपने वर्कर को पे करने वाली है, पेड लिखा है, तो पेड लिखा है तो समझ जाइए कि पेमेंट कर रही है, पेमेंट ऑफ फैक्टर, प्राइस और रिवॉर्ड दे रही है उनको, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक करके, को रिलेट करके आपको आंसर लिखने होते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट में आप लिखेंगे द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस विच आर लैंड, हो गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर आर इसेंशियल फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के लिए ये 4 जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक एंटरप्रेनर है, ठीक है, उसने लैंड खरीदी, अगर उसने लैंड खरीदी है तो उसको रेंट भी देना ही होगा, तो रेंट ये गेट रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिवॉर्ड फॉर्म ऑफ रेंट वो देता है, तो लैंड है तो उसको रेंट देना होगा, लेबर है तो उसको वेजेस देना ही होगा, ठीक है, क्योंकि लैंड है, लैंड पे आप सपोज आपने एक कंपनी क्रिएट की है, ठीक है, और एक कंपनी क्रिएट की है और इस कंपनी में आप एक प्लेस लिए, आप क्रिएट करने आप जा रहे हो, कंपनी क्रिएट करने, ठीक है जी। अब आपको एक ज़मीन चाहिए जहाँ पे आप अपना ऑफिस बनाओ, तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपना ऑफिस बना दोगे, ठीक है। अब ऑफिस बनाने के बाद में आपने लैंड ले लिया है, अब ये लैंड लिया है तो जिसकी आपने लैंड लिया है आपको उसको रेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप रेंट दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, आप रेंट दोगे। अब रेंट तो दे दिया, अब आपको इक्विपमेंट चाहिए, आप पैसा डालोगे, जब आप पैसा डालोगे तभी तो आपका आएगा ना। तो आप पैसा डाल रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, मतलब आप कैपिटल है, ठीक है, तो कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो कैपिटल डाला तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आएगा और फिर अब आपको मशीन्स वगैरह चाहिए, तो आपने मशीन डाला, लिया, तो कैपिटल हो गए, मशीन्स वगैरह आपके कैपिटल हो गए। अब लेबर, अब आपके मशीन में काम करने के लिए वर्कर चाहिए, वर्कर को आप लेबर समझिए, तो यहाँ पे आपने वर्कर बना दिए, ठीक है, वर्कर आ गए आपके। फिर नेक्स्ट चीज़, अब आप हो, आपका मस्त अच्छा खासा ऑफिस बन गया है, रेडी हो गया है, वर्क चालू है, तो आपको कंपनी का जो प्रॉफिट आएगा आप वो लोगे, इन द फॉर्म ऑफ योर रिवॉर्ड आप उसको लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको यही चीज़ लिखनी है कि प्रॉफिट रिस्पेक्टफुली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। तो सिंपल है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में याद रखिएगा, लैंड है तो रेंट देना होगा, वेजेस है तो उसको लेबर को वेजेस देना ही है, फिर कैपिटल, तो कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, और फिर एंटरप्रेनर हो तो रिवॉर्ड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही। तो यही चीज़ें इसमें आपको डालनी है। और आइडेंटिफाई कंसेप्ट में यही चीज़, उसमें पेड लिखा है तो समझ जाओ कि सबाना पेड कर रही है वेजेस, तो टू वर्कर, तो फिर इस तरह से चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमेशा पूछा जाता है, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। आपको माइक्रो इकोनॉमी के कुछ फीचर्स बताने हैं। फीचर्स का मीनिंग होता है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, आपके पास मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है, तो आप बोलोगे मैडम इसमें कैमरा है, इस पर वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है, इस पर कॉलिंग की फैसिलिटी है, व्हाट्सअप है, एक्सेट्रा, रैम इतनी है, आप बता रहे हो, ठीक है। जैसे आपने मोबाइल के फीचर्स बताए, ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमी के भी फीचर्स होते हैं, वही फीचर्स मैं आप लोगों को डिस्कस कराने वाली हूँ। इतना इजी वे में बताऊंगी कि आपको पूरे फीचर्स एक ही वीडियो को देख के पूरा लर्न हो जाएगा। तो देखिए, फीचर्स में पहली चीज़ आती है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। देखिए, आप जब आंसर लिखोगे ना तो मीनिंग, इंट्रोडक्शन वो डाल देना, थोड़ा डायग्राम या ऐसा थोड़ा बना के डाल देना, तो कि
एक दो मार्क्स उधर से आपको मिल जाएंगे। अब फीचर्स में आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ की यूनिट होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक में इस पर्टिकुलर चीज़ों की हम स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लाइक इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल प्राइस हो गया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। तो आप लिख दो कि माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट के ऑफकोर्स माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल चीज़ों के ही बताए, तो आप गिना दो कि इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल ये चीज़ वो चीज़, पर्टिकुलर ये कुछ भी डालो, इंडिविजुअल डालो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब प्राइस थियरी की बात करें, प्राइस थियरी में आप क्या डालोगे, माइक्रो इकोनॉमी डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोग जो डील करता है, माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है डिटर्मिनेशंस में, और डिटरमिन करता है, पूरा देखता है अच्छे से किस चीज़ों में, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस की, कोई भी गुड्स और सर्विस की क्या प्राइस है, और साथ ही में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की भी देखता है, जिसे हम प्राइस थियरी भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात कि कौन सी प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी चाहिए, एक कैसे हमें पता चलेगा। तो जब हम माइक्रो लेवल में स्टडी करते हैं तभी हमें ये चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाएगी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? देखिए माइक्रो इकोनॉमिक में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की एनालिसिस करते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम का एनालिसिस के थ्रू ही स्टडी करते हैं। माइक्रो मतलब एक छोटी सी चीज़ को पकड़ के उसकी डीप में स्टडी करना। तो जब डीप में स्टडी करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि प्राइस का क्या कौन सी चीज़ है, तो इसलिए हमने प्राइस थ्योरी यहाँ पे डाली हुई है। पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। तो इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट में। देखिए जैसे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम का हमें इक्विलिब्रियम का मीनिंग पता चला कि हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है बिटवीन टू फैक्टर, दो फैक्टर के ऊपर हमें बैलेंस करना है, उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है वो क्या करता है, डील करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन लेकर आता है उस पर हमें डील करना होता है। जैसे कि पोजीशन तो लेके आ गया, जैसे कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के ऊपर, इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर, इंडिविजुअल फर्म के ऊपर, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म हो गया इस तरीके से एक्सेट्रा, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक 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 चीज़ों के बारे में डीप में अच्छे से एनालिसिस करना और इस तरीके से एनालिसिस करना कि दो फैक्टर को बैलेंस में लेकर आना, इन सारी चीज़ों को स्टडी हम करते हैं यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम में। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे बेस ऑन सर्टेन एजम्पशंस। बेस ऑन सर्टेन एजम्पशंस में यहाँ पे हम लेकर आए हैं माइक्रो इकोनॉमी बिगिन विद द फंडामेंटल एजम्पशंस। यहाँ पे हम अपने एजम्पशंस को भी लगाते हैं। चीज़ें जैसी आगे वैसी तो ठीक है, लेकिन हमें अपने मन की भी सुननी होती है। हमारे मन से ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा एज्यूम करते हैं। एज्यूम करना मतलब कि मैं ये सोचती हूँ कि भाई ऐसा तो होना ही चाहिए, ठीक है, तो एज्यूम करना, तो फंडामेंटल एजम्पशंस के लिए लाते हैं। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट ही रहते हैं, कांस्टेंट मतलब इक्वल ही रहते हैं। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हो गया, लेजेस फेयर पॉलिसी, हमारे इसमें ना पूरा फेयरली होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं और से मसाला ला के और आप स्टडी में कर दो, नहीं, सब फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्योर कैपिटलिज्म होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए एक्सेट्रा। एंड दिस एजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल। और ऐसे एजम्पशंस को जब हम लेकर आते हैं तो जो हमारा एनालिसिस करने का तरीका है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। अब स्लाइसिंग मेथड की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का स्लाइसिंग मेथड समझना था, तो पहले जैसे कि बताया वही चीज़ है स्लाइसिंग में, स्प्लिट and divide whole economy, split and divide whole economy into small individual unit and then study each unit separately। हर एक यूनिट को सेपरेटली
जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं, उसे हम स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, एक पर्टिकुलर इनकम की अगर हम स्टडी करते हैं कि एक पर्सन है उसकी मैं इनकम की स्टडी करती हूँ, आर्ट ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की मैं यहाँ पे नहीं बात कर रही, मैं उस कंट्री के एक इंसान की बात कर रही हूँ जो कि एक पर्सन है, उसकी इनकम क्या है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड है मतलब टोटल डिमांड के ऊपर मैं स्टडी नहीं कर रही, बल्कि उसी में से एक छोटे डिमांड के ऊपर बात कर रही हूँ रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 फीचर है वो है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज किया जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस में, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में ये एक टूल होता है मार्जिनलिज्म, ठीक है। दैट मार्जिनल का मीनिंग होता है चेंजेस होना, ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट किसमें हमें चेंजेस लेकर आने होते हैं। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का यूज करके जो भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर है इनको डिसीजंस ले पाते हैं। अब बात करते हैं 7 फीचर जो हमारा है वो है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस हमें यहाँ पे करना होता है। तो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस एंड ओलिगोपोली। भाई एक क्या चीज़ होती है तो आपके आगे वाले लेसन में ऑलरेडी है, लेकिन देन ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में मतलब कि यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन रहता है अमॉन्ग दी सेलर। मोनोपोली मतलब आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले एक दुकान वाले हो तो आप ही की दुकान चलेगी, चाहे आप उसकी प्राइस कितनी भी हाई कर दो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब उसी में कि बहुत सारे मोनोपोलिस्टिक रहते हैं और उनका आपस में कंपटीशन होता है। ओलिगोपोली मतलब कि जहाँ पे आप सभी के प्राइजेस जो रहेंगे सेम ही रहेगा। आप किसी भी शॉप में चले जाओ, उनसे पूछोगे भाई इसकी प्राइस क्या है, अब वो लोग एक ही रेट बताने वाले हैं, कोई भी नीचे ऊपर रेट नहीं करेगा, भाव तोल भी नहीं करने वाला। तो ये सारी चीज़ें रहती है, इसे एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। लिमिटेड स्कोप की बात किया जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक में लिमिटेड स्कोप रहता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स होती है, नेशन वाइड इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पॉपुलेशंस हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया एक्सेट्रा, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें लिमिटेड ही यहाँ पे स्कोप रहता है माइक्रो इकोनॉमी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो नेशनल लेवल, लार्ज लेवल की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमी में जो इम्पॉर्टेंस होते हैं तो वो पहला है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक, मतलब कि यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव अस एन आइडिया, यहाँ पे एक हमें आइडिया दिया जाता है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड के लिए कि बिहेवियर ऑफ पैटर्न, जो कि टोटल वेरिएबल जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये हमें हेल्प करता है, जिसे हम फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक कहते हैं। अब नेक्स्ट है जो कि है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस किसे कहते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू एनालिसिस द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम। यहाँ पे एक कारण बन जाता है फ्लक्चुएशंस का, जो इनकम है, ठीक है, तो ये हेल्प करता है। फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब ऐसे ऐसे पूरा होना, नीचे ऊपर रेट होना, और इकोनॉमिक जो हमारा है ही तो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड मेक एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम एंड रिड्यूस देयर सेवरिटी। यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है सारी चीज़ों को, जिसे फ्लक्चुएशंस बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो है हमारा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस बहुत हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू एनालिसिस इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मेक अटेम्प्ट टू कंट्रोल एंड देम एंड रिड्यूस देयर सेवरिटी के ऊपर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा नेशनल इनकम में हम अगर बात करें तो विथआउट नेशनल इनकम हम इकोनॉमी की कोई भी पॉलिसी मार्केट में नहीं ला सकते। सो नेशनल इनकम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। नेशनल इनकम मतलब पूरा हमारे
देश का इनकम कितना है उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं डेवलपिंग कंट्री के साथ। जो कंट्री विकास कर रही है, अगेन सुनिए, जो कंट्री विकास कर रही है उन कंट्री के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, इनइक्वालिटीज़ हो गई, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम हो गया, वेल्थ हो गया, वेल्थ डिफरेंस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गए, इन लिविंग ऑफ द पीपल। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सजेस्ट किया जाता है कि इम्पोर्टेंट स्टेप लेने चाहिए अचीव करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी की। तो मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है टू एनालिसिस करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प अस टू एनालिसिस करने के लिए कि परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी का। देखिए, जैसे नेशनल इनकम अगर हमें हमारे कंट्री का पता है तो हम जान सकते हैं कि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है वो कितना है। कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे गुड्स और सर्विस जो भी प्रोडक्शंस होते हैं 1 ईयर के अंदर, ठीक है, 1 पीरियड विद दैट ऑफ अदर पीरियड, ठीक है, तो 1 साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विस का, उसके थ्रू और नेशनल इनकम के थ्रू हम ये जान जाते हैं कि हमारे इकोनॉमी का परफॉर्मेंस क्या है। तो ये भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक में आ जाता है, बिकॉज कि यहाँ पे भी हम ऊपर का ही एनालिसिस करके पता कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी कितना है। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट फीचर है हमारा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर। इसमें हम लोग करते क्या है, तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होती है वर्किंग ऑफ इकोनॉमी के ऊपर कि इकोनॉमी का वर्क भाई कितना चल रहा है। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन इकोनॉमी के जो वेरिएबल्स होते हैं वो रिलेट करते हैं इकोनॉमी के वैल्यूज़ को, जैसे कि बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम की, टोटल इनकम का क्या बिहेवियर है भाई, किस तरीके से वर्क कर रहा है, चल रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है, और जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी की इकोनॉमी में कितनी प्राइस लेवल बढ़ रही है, मार्केट में प्राइस ज़्यादा है कि कम है किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि मस्ट है, वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू एनालिसिस या जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक होता है कि हेल्प करता है एनालिसिस करने में कि जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है हमारे कंट्री में, और साथ ही में आउटपुट इन एन इकोनॉमिक में कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो आइए जानते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमी के बारे में। और तो यहाँ पे बताया गया है द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज मेनली कंफर्म टू प्राइस थियरी एंड रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर ये रहता है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक में स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक में मेजरली हमें एक बेसिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए रहता है, जैसे कि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि व्हाट गुड आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब कौन सा गुड हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो होता है हाउ मेनी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कितने प्रोड्यूस किए जा चुके हैं प्रोडक्ट, कितने गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर दिए गए हैं। हु शुड प्रोड्यूस गुड, कौन उसको प्रोड्यूस करेगा। हाउ द गुड आर टू बी प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे। और फिर हाउ द रिसोर्सेज आर टू बी एफिशिएंटली एलोकेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, किस तरीके से प्रोडक्शन और कंजप्शन पे एलोकेट किया जाएगा। एलोकेट का मतलब होता है आपस में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमॉन्ग द थिंग्स, अमॉन्ग द प्रोडक्ट्स, उसे एलोकेशंस बोलते हैं। तो 10 यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप में हम लोग ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। प्राइस थ्योरी ये भी स्कोप में ही आता है, तो स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक में ये कंफर्म रहता है प्राइस थ्योरी, बिकॉज ये इंक्लूडेड रहता है प्राइस सॉरी, तो प्राइस थ्योरी यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। प्राइस थ्योरी में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको फीचर्स में, तो ये उसी में आ जाता है और इम्पॉर्टेंट है ये भी स्कोप के थ्रू।
तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की डिस्कस करते हैं, जो कि है स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो आगे के सेंटेंस है उन सेंटेंस से आप एग्री हो या डिसएग्री हो आपको बताना है। ठीक है, तो आप रीजंस देंगे। पहला क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इज अनलिमिटेड। क्या स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी अनलिमिटेड रहता है? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक में हमने बात की थी कि इकोनॉमी का वो लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक में लिमिटेड है, तो यहाँ पे नो, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस एग्रीमेंट से, ये जो स्टेटमेंट है इससे मैं डिसएग्री हूँ, आप ऐसे लिख दीजिए। फिर रीजंस लिखेंगे भाई क्यों हो, तो देखिए द टर्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक, फिर आप लिखो कि वो ग्रीक वर्ड है, उसे हम माइक्रोस बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल, अ मिलियन ऑफ पार्ट, ऐसे आप लिखो। दस माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एन इकोनॉमिक। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो आप माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द इकोनॉमिक इंडिविजुअल डिमांड, एक इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर स्टडी होती है, इंडिविजुअल सप्लाई के ऊपर होती है स्टडी, इंडिविजुअल इनकम के ऊपर होती है, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे स्टडी होती है। फिर आप लिखिए थर्ड वाला माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर ट्राई टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किस तरीके से सेटिस्फैक्शंस के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिले, किस तरीके से वो ट्राई करता है। हाउ अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ट्राई टू अटेन मैक्सिमम प्रॉफिट, एक प्रोड्यूसर क्या ट्राई करता है मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए। दस माइक्रो इकोनॉमी इज नॉट एग्रीगेटिव बट, यहाँ पे टोटल तरीके से माइक्रो इकोनॉमी नहीं है, बट इट इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, वो एक इंडिविजुअलिस्टिक नेचर में है, एंड देयरफॉर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इज नो अनलिमिटेड बट इट इज़ अ लिमिटेड। ठीक है जी, तो आप बता दो कि यहाँ पे लिमिटेड है, और कैसे बताना है, तो आप यही बताना है कि भाई पहले तो आप लिखो कि इंडिविजुअल प्राइस, इन सारी चीज़ों में स्टडी होती है, फिर आप लिखो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर, फिर आप ऐसे भी लिखो कि कंज्यूमर जो होता है ट्राई करता है माइक्रो इकोनॉमी में कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन हो, एक प्रोड्यूसर रहता है वो ट्राई करता है कि उसको लार्ज लेवल पे प्रॉफिट हो, और इस तरीके से आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे चीज़ें लिमिटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। अब आप बताइए कि आप ये स्टेटमेंट से एग्री हैं या डिसएग्री हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी डील विद स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमी है वो इंडिविजुअल बिहेवियर से डील करता है। जैसे कि हमने अपनी पढ़ाई में देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक तो लार्ज लेवल में डील करता है, फिर ये इंडिविजुअल में क्यों बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स नो, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्या रीज़न है, आप उसको बताओ कि मैक्रो इकोनॉमी डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज पर्टिकुलर कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिमांड, पर्टिकुलर सेलर, इंडिविजुअल सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों में स्टडी नहीं किया जाता है, इकोनॉमिक यूनिट के ऊपर नहीं किया जाता है मैक्रो इकोनॉमी को। फिर किसको किया जाता है, तो आप बताओ कि माइक्रो इकोनॉमी स्टडी किया जाता है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड डील विथ हाउ पर्टिकुलर कंज्यूमर अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हाउ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर अटेन मैक्सिमम प्रॉफिट, कि कंज्यूमर किस तरीके से सेटिस्फैक्शन के लिए ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिले, एक प्रोड्यूसर किस तरीके से ट्राई करता है कि ज़्यादा प्रॉफिट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा मैक्रो इकोनॉमी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट देयर फंक्शनल रिलेशनशिप देयर। मैक्रो इकोनॉमिक में आप बताओ कि यहाँ पे बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट के ऊपर हम स्टडी करते हैं, मतलब कि टोटल के ऊपर यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप्स के ऊपर यहाँ पे स्टडी करते हैं, इंटरडिपेंडेंस देयर डिटर्मिनेशंस। मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो स्टडी करता है लार्ज लेवल के ऊपर, ठीक है, तो एग्रीगेट के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिखो कि इंटरडिपेंडेंस एंड देयर डिटर्मिनेशन एंड कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन देम, ठीक है,
दैट्स मैक्रो इकोनॉमी डज नॉट डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। आप वहाँ पे लिखो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता है, वो टोटल एग्रीगेट के ऊपर बिहेवियर के ऊपर करता है, ठीक है। एंड रेदर दैन इट डील विद स्टडी ऑफ बिहेवियर एग्रीगेट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक। क्या मैक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक से डिफरेंट है? तो जी हाँ, ये सही है। क्यों सही है? तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है, तो पहले आप ऐसा लिखो कि हाँ मैं सहमत हूँ, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी अलग अलग है, डिफरेंट है। यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ। उसका रीज़न आप लिखो कि मैक्रो इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी एंड ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। क्लियर? अब आपको लिखना है जो मैक्रो इकोनॉमी होता है, मैक्रो इकोनॉमी स्टडी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमी जो होता है स्टडी करता है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो छोटा छोटा स्टडी करता है, यहाँ पे बड़ा बड़ा स्टडी करता है। फिर आप लिखो मैक्रो इकोनॉमी फॉलो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और माइक्रो ऑन दी अदर हैंड अगर हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक फॉलो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फिर आप लिखो मैक्रो इकोनॉमिक यूजेस लंपिंग मेथड, जहाँ पे ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड। देयरफॉर मैक्रो इकोनॉमिक इज डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर, माइक्रो इकोनॉमी यूजेस स्लाइसिंग मेथड। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्लाइसिंग मेथड का यूज़ करता है। यस, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इस स्टेटमेंट से मैं एग्री हूँ, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी में हम यूज़ करते हैं स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमी स्टडी द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। फिर आप लिखो कि फॉर स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जब हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक स्प्लिट मतलब टुकड़े कर देना, स्प्लिट द इकोनॉमी इनटू स्मॉल छोटे स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में हम यहाँ पे टुकड़े करके स्टडी करते हैं। थर्ड वाला जो है, देन इट स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन ईच इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट सेपरेटली इन डिटेल में हम सेपरेटली इसकी स्टडी करते हैं। एंड देयरफॉर माइक्रो इकोनॉमी यूजेस स्लाइसिंग मेथड, और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड का यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो इकोनॉमी इज नोन एज अ इनकम थ्योरी। क्या माइक्रो इकोनॉमी को हम इनकम थ्योरी कहते हैं? रॉन्ग। मैक्रो इकोनॉमी को इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी को नहीं। तो आप यहाँ पे लिख दो, नो आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। मैं इस स्टेटमेंट से डिसएग्री हूँ। क्यों हो भाई? तो रीज़न लिखो, इनकम थ्योरी लाई विद इन स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। इनकम थ्योरी कहाँ पे जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर, तो आप लिखो ऐसा। नेक्स्ट लिखो आपके, माइक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि उस वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विस की कितनी प्राइस होगी, माइक्रो इकोनॉमी इसमें एक्सप्लेन करता है। द थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, फंक्शंस एंड कॉस्ट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें। माइक्रो इकोनॉमी ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कितना प्राइस होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक में रहता है, जहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर डिटरमाइन किए जाते हैं, देखे जाते हैं, वहाँ पे पता किया जाता है। दस थ्योरी ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। देयरफॉर माइक्रो इकोनॉमी इज नॉट नोन एज इनकम थ्योरी बट इज नोन एज अ प्राइस थ्योरी। ठीक है, तो आप बोलो कि वो इनकम थ्योरी नहीं है, वो प्राइस थ्योरी है, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमी में हम प्राइस थ्योरी की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी को हम
जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर है कि आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी का देना है। देखिए पहले हमने मैक्रो इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस दिया था, अब हम माइक्रो इकोनॉमी के इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, पढ़ते भी जाएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। एक ही वीडियो में आप पूरा प्रिपेयर हो जाओगे चैप्टर नंबर 1 के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। ये फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं इनके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक ऑलवेज हेल्प करता है प्राइस को डिटरमाइन करने में कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विस है उस फैक्टर्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कितने प्राइस होनी चाहिए, ये हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमी। दूसरी चीज़ है हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग फ्री ऑफ मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी जो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके से फ्री मार्केट इकोनॉमी में वर्क होता है। गेट रेगुलेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल, कि किस तरीके से हम डिमांड एंड सप्लाई के इस प्रिंसिपल को रेगुलेट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी हेल्प टू प्रोड्यूस टू टेक बिजनेस डिसीजंस। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है बिजनेस डिसीजंस लेने में कि अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या किस तरीके से हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ मस्ट प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। और साथ ही में ये भी पता करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या देयर इज़ अ नो इंटेंशन बाय द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, ना ही यहाँ पे कोई एजेंसी का इंटरवेंशन होता। तो ये सेकंड पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमी में कि ये हेल्प करता है वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिकॉज कोई गवर्नमेंट कोई एजेंसी का इंटरवेंशन नहीं होता है। फिर थर्ड है हमारा हेल्पफुल इन फॉरेन ट्रेड। जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। माइक्रो इकोनॉमिक में यूजफुल होता है इन स्टडी ऑफ एक्सपेक्ट रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड सच एज में जैसे कि इफेक्ट ऑफ टैरिफ। जब टैरिफ लगाते हैं ना, टैक्स जैसे ही रहता है ये, जैसे कि हमारे देश में अगर कोई माल आ रहा है तो टैरिफ लगा दिया जाता है, तो उसमें भी ये माइक्रो इकोनॉमी बहुत हेल्प करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर को रुपए में करना, रुपए का डॉलर, यूरो में करो, तो इस तरीके से इसमें भी डिटर्मिनेशंस में हमें हेल्प हो जाती है। साथ ही में इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत मदद होती है, तो हेल्पफुल इन फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमी का वो है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैसे होता है तो देखिए माइक्रो इकोनॉमी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन। जब कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस होती है उसमें जैसे कि वैरायटी ऑफ मॉडल्स में, तो उसमें ये बहुत ही हेल्प करता है। मैनी टर्म कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी टूल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक हैव अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू साइंस ऑफ इकोनॉमिक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब इकोनॉमिक मॉडल का जो बिल्ड हम करते हैं उसमें ये टूल की तरह काम आता है, एक हथियार की तरह, एक की तरह हमें ये काम आता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है, आइए जानते हैं फिफ्थ पॉइंट हेल्पफुल टू बिजनेसमैन इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। सही बात है, माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो बिजनेसमैन को बहुत हेल्प करता है बिजनेस के डिसीजंस लेने में। बिजनेस के डिसीजंस लेने में कैसे, तो प्राइस कितनी रखनी है, तो ये एक बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि भाई मुझे मार्केट में अगर मैं आ रहा हूँ तो मुझे मेरे प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखनी चाहिए। बिकॉज प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस करने के डिसीजंस में ये माइक्रो इकोनॉमिक बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मिनिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, मिनिमाइज कितना करना है किसी चीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस का, एनालिसिस करना प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट मैं अगर कर रहा हूँ तो कितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है, अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की कितना मेरा प्रोडक्टिविटी होगा, और साथ ही में इट ऑल्सो हेल्प टू बिजनेस इन डिमांड ऑफ फोरकास्टिंग।
डिमांड कितनी आ रही है, सप्लाई कितना हो रहा है, प्राइस कितनी रखनी है, प्रॉफिट कितना होगा अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो। इन सारी चीज़ों में बिजनेस के हर एक डिसीजंस में माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है, बिकॉज के हम माइक्रो लेवल मतलब एक छोटे सी चीज़ को पर्टिकुलर डिप में स्टडी करते हैं, इसलिए बिजनेसमैन को माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट छठवां जो कि है यूजफुल टू गवर्नमेंट के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक बहुत ही यूजफुल होता है, बिकॉज के फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए जैसे कि टैक्स पॉलिसी आ गई, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, इन सारी पॉलिसीज को जब गवर्नमेंट मार्केट में लाती है तो माइक्रो इकोनॉमी के गाइड करने से गवर्नमेंट को इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही बेनिफिट होता है, जिसमें गवर्नमेंट अपने गोल को अचीव करती है और अच्छे से एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ सोर्सेज को अच्छी तरीके से कर पाती है, और इससे इकोनॉमिक के वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक सोसाइटी को भी मदद होती है। तो माइक्रो इकोनॉमी गवर्नमेंट को भी हेल्प कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा सातवां इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो है बेसिक्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सातवां, बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पे भी गवर्नमेंट का बहुत ही हेल्प होती है, बिकॉज कि जब गवर्नमेंट सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए जिसमें कि इकोनॉमिक सोसाइटी को बहुत ही हेल्प हो जाए, तो इसलिए वेलफेयर हो, लोगों की भलाई हो, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉलिसी को लेकर आने की में साथ ही में कि जैसे कि एक्सप्लेन हाउ मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ पीपल इन सोसाइटी कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उनको अवॉइड करके किस तरीके से हम लेके आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों में थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंस एज वेल बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक बहुत ही हेल्प करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एंड इट्स फीचर्स। अब मैक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट को भी बोला है समझने को, साथ ही में उसके फीचर्स को भी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इसी से बार बार देख के स्टडी करो, इससे आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द वर्ड मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही बोला गया है कि मैक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट लिखिए, साथ ही में उसके फीचर्स लिखिए। तो पहले आप बता दो कि मैक्रो इकोनॉमी की डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमी के बारे में जितनी भी चीज़ें आप जानते हो अब तक हमने डिस्कस किया है, जो आप वो सारी चीज़ें डालो इसमें, ठीक है। तो आप लिखो कि मैक्रो इकोनॉमी को ग्रीक भाषा में मैक्रोज बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है लार्ज, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। फिर आप ऐसा लिखो कि मैक्रो इकोनॉमिक देयरफॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग ऑफ एंटायर इकोनॉमी, इसे हम इज ऑल्सो नोन हैज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसे हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। साथ में आप ये भी लिखो कि सिंपली एज इनकम एनालिसिस भी इसे कहा जाता है। अब आप यहाँ पे लिखिए कि कुछ फीचर्स है इसके, जैसे कि पहला फीचर है स्टडी ऑफ एग्रीगेट, मतलब कि टोटल एग्रीगेट के यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। वेरी लार्ज और इकोनॉमिक वाइड एग्रीगेट की यहाँ पे स्टडी करते हैं, जैसे कि नेशनल आउटपुट हो गया, नेशनल इनकम हो गए, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गए कि लोग कितने बेरोजगार हैं, टोटल कितने लोग रोजगार हैं, इस पे हम ध्यान देते हैं। फिर आप लिख सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड मतलब कि टोटल डिमांड कितनी है, एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, टोटल कंजप्शन कितने हो रहे हैं। साथ ही में आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे कि टोटल कंजप्शन के बाद जनरल प्राइस लेवल कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है। इनकम थ्योरी, देखिए माइक्रो इकोनॉमी में प्राइस थ्योरी करते हैं, यहाँ पे इनकम थ्योरी की बात करें तो इनकम थ्योरी यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक को इनकम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, और ये डिटर्मिनेशन होता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की कि व्हाट कॉज फ्लक्चुएशन इन देम, कि इनके ऊपर क्यों फ्लक्चुएशंस आते हैं, क्या रीजंस होते हैं। फर्दर इट एक्सप्लेन ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड सोशल अकाउंटिंग के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से इन पे ग्रोथ हो सकता है, इस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है जो कि है
जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में आप बता सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमी एनालिसिस बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम के ऊपर देखा जाता है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है और ये एनालिसिस करके डील होता है कि समझ में आता है भाई कि एंटायर इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। साथ ही में नंबर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल एट अ टाइम एंड टेक इनटू कंसिडरेशन देयर फंक्शनल रिलेशनशिप इंडिपेंडेंसली, हम इसके फंक्शनल रिलेशनशिप को भी जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इट एक्सप्लेन हाउ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आर बॉट, किस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे भी हम ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम की। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में और भी सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि नंबर ऑफ चीज़ें, फिर वेरिएबल और इंटरेक्शंस और कितने वेरिएबल्स हैं, फिर उनका प्राइस लेवल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डीप में यहाँ पे रिजल्ट। तो आपको बस यही लिखना है कि जनरल इक्विलिब्रियम को हम ये मैक्रो इकोनॉमिक जो एनालिसिस होता है वो जनरल इक्विलिब्रियम के बेस में होता है। ये डील क्या करता है, तो दिस एनालिसिस डील विद द एंटायर इकोनॉमी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी डील होती है। आप इतना भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं बेस ऑन इंटरडिपेंडेंस की, कि बेस ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या है। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमी टेक अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, इन सारी चीज़ें हो गई। अब जानते हैं बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस में कि अगर मार्केट में अगर इकोनॉमिक में चेंजेस आते हैं तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंजेस आएगा। अगर नेशनल इनकम में चेंजेस आते हैं तो मेरे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंजेस आएगा, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ, इवेंचुअली लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे देखते हैं मैक्रो इकोनॉमी में। तो मैक्रो इकोनॉमी टेक अकाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस लेवल, इन सारी चीज़ों के बारे में इनका टोटली इंडिपेंडेंस वे में हमें टेक अकाउंट लेना पड़ता है, पूरा हिसाब रखना पड़ता है। इसे ही हम बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस बोलते हैं। यूज ऑफ लंपिंग मेथड, यूज ऑफ लंपिंग मेथड वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट से, टोटल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि रिलेट करता है वो इकोनॉमी को, और इसके यूजेस में लंपिंग मेथड का यूज किया जाता है जो कि डील करता है मैक्रो वेरिएबल को, जैसे सच एज एग्रीगेट डिमांड हो गई, एग्रीगेट सप्लाई हो गई, नेशनल आउटपुट हो गया पर। ठीक है, अब बात करते हैं स्टडी ऑफ ग्रोथ मॉडल की, जो कि हमारा छठवां पॉइंट है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमी का जो छठवां फीचर है वो है स्टडी ऑफ ग्रोथ मॉडल। स्टडी ऑफ ग्रोथ मॉडल में हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे डिटेल में वेरियस फैक्टर की बात की जाती है जहाँ पे कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है इकोनॉमी के ग्रोथ में, इसको देखा जाता है। डेवलपमेंट में मैक्रो इकोनॉमिक यूजफुल है। डेवलपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल में किस तरीके से ये हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमी। एंड दिस इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल आर यूज फॉर स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बोला गया है महालेनोबिस ग्रोथ मॉडल, जो कि एम्फसाइज ऑन बेसिस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो स्टडी ऑफ ग्रोथ मॉडल में आप इतना भी लिखो कि मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स में, डेवलपमेंट में, डेवलपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, इन सारी चीज़ों में यूजफुल होता है मैक्रो इकोनॉमी का। स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में आप लिख सकते हो कि जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं सभी में बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैक्रो इकोनॉमी ऑल्सो स्टडी द चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में ये किस तरीके से हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि ट्रेड साइकिल हो गया, तो ट्रेड साइकिल है तो किस तरीके से उसका प्राइस है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो जनरल प्राइस लेवल में हेल्प होता है। और जितनी भी ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस को यहाँ पे ध्यान में रख के करंटली में कितना ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस का है, वो सारी चीज़ों की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है आठवां फीचर है मैक्रो इकोनॉमी का, वो है पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड में जैसे कि यहाँ पे हमारे जो इकोनॉमिस्ट है कीनेस,
उनकी पॉलिसी में उन्होंने पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस में उन्होंने बताया था, उनके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक जो हमारा मैक्रो इकोनॉमी है ये हमें हेल्प करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाने में, एक सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में मैक्रो इकोनॉमी की बहुत ही हेल्प होती है, ऐसा उनका कहना है। फिर वो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है, और साथ ही में टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और इन्फ्लेशन को कम करने में, कंट्रोल करने में, एंड टू पुल इकोनॉमिक आउट ऑफ डिप्रेशन, जो इकोनॉमिक डिप्रेशंस में जा रही है उसको ऊपर निकालने में भी ये मदद करता है। तो कीनेस इकोनॉमिस्ट है और वो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी में तो मदद करता है, साथ ही में इकोनॉमी के ग्रोथ में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में और जो इकोनॉमिक डिप्रेशन से है उसको निकालने में, ये सारी चीज़ों में बहुत ही मदद होती है। तो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया इस तरीके से इकोनॉमी के फीचर्स। आज के वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने कराई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको फॉलो करिए। 2021 का जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है आपका, क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमी है, कॉमर्स, स्पेशली कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, क्योंकि एक वीडियो में ही आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर कवर किया है विद क्वेश्चन आंसर, विद एक्सप्लेनेशंस, विद सारे कंसेप्ट को क्लियर करा के। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।